सभी को मेरा नमस्कार। आज विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस व्याख्यान माला में जिसका क्रमांक है 446, उसमें मैं आपका सभी का 12 अप्रैल को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ और पूर्व के सभी स्पीकर्स को याद करते हुए एक इमरजेंसी के लेक्चर्स के रूप में मैंने डॉक्टर मीमांसा से एक अलग व्याख्यान माला के उसमें उनकी शुरुआत की थी। तो आज भी पंचकुला एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से ही हमारे आज के भी स्पीकर है जो आज का व्याख्यान करेंगे और उसके लिए मैं उनको आमंत्रित करने से पहले उनका परिचय आप सबके सामने रखना चाहूंगी। डॉक्टर दुष्यंत एम परमार, आप असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ द शल्य तंत्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला। बोलते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पंचकुला में भी एक एनआईए है और मेरी इच्छा है कि भारत के सभी स्टेट्स में एक एनआईए होना चाहिए जैसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ की सारी ब्रिगेड, सारे ही असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी डिपार्टमेंट के मैंने बात की और सभी ने अपनी कंसेंट दी। उनमें से डॉक्टर साहब आप भी है। आपका एकेडमिक प्रोफाइल बीएमएस आपने ओएच नजर आयुर्वेदा कॉलेज सूरत से आपने पूरा किया है और एमएस शल्य फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ द आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपने 2022 में कंप्लीट किया है। और आपका एकेडमिक अचीवमेंट्स में रिसीव्ड आयुर्वेदा विशारद अवार्ड इन 2018 में आपको वो प्राप्त हुआ है। और पूत के लक्षण पालने में मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अगर इस उम्र में 2018 में ही ये अवार्ड मिला है तो आप देखिए कि आगे आगे हमारी उम्र तक तो आप बहुत अच्छी प्रगति करेंगे और बहुत अच्छे आयुर्वेद में आयाम भी हासिल करेंगे। आपकी की स्ट्रेंथ है क्षार सूत्र एवं अनुशस्त्र कर्म, एनोरेक्टल सर्जरी, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड वुंड केयर। तो और अभी आपने प्रोजेक्ट्स जो हाथ में लिए हुए हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द इंडोवेनस लेजर एब्लेशन एंड 4 layers bandage which with leech therapy, जलोकावचरण एंड विदाउट लीच थेरापी इन द मैनेजमेंट ऑफ द वेनस अल्सर। तो ऐसे विद्वान स्पीकर को मैं आज अपने इस प्रोग्राम में ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए मैं आमंत्रित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब और आज के लेक्चर्स के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर दुष्यंत। Thank you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. I'm audible. जी जी बेटा, यस। Okay. Okay. Namaste, ma'am. Namaste, sir. So, very warm good evening to everyone. Myself, Dr. Dushyant Parmar, and I'm assistant professor in Department of Shalya Tantra at National Institute of Ayurveda, Panchkula. So, before going into this topic, I have operated so many cases with this particular technique. It is not that much prevalent in India. That's why I chose this particular topic because it is not prevalent as far as outside BHU is considered. So I chose this topic, and so my topic's name is Management of Complex Fistula in Ano by Sphincter Saving IFTAC, or it is known as Interception of Fistulous Tract and Application of Char Sutra Technique. I've just presented a case report here. This technique was developed by Guruvar Acharya Dr. Manoranjan Sahu sir. Let me start with this. So here there is a patient of 15 years old, and he is an advocate by profession from Uttar Pradesh only. His chief complaints are pus discharge through perianal region since last 6 months, soiling of undergarments, and mild pricking pain in the perianal region on sitting since the last 6 months. So the history of present illness. So according to the patient, he was apparently asymptomatic before 6 months. Then he started to complain about pus discharge through perineal region, which was gradual in onset and intermittent in nature, preceded by development of perineal abscess on the right side, which eventually bursted on its own. First, through opening at 8 o'clock, followed by one at 7 o'clock, and lastly from one at 11 o'clock. Thick in nature with no offensive smell, not associated with passage of blood, feces, gas, or urine, and associated with occasional mild pricking pain on sitting. There was no history of bleeding per rectum or melena, mucus or blood mixed stool, no history of spurious diarrhea, no history of fecal incontinence, no history of generalized weakness,
the no history of mass per annum during defecation, no history of any prior anorectal surgery, and no history of painful defecation. The past history, the patient had no specific past history, so I'll skip this portion. Personal history, the patient's diet was mixed. He was bit constipated, was passing hard stools 2 to 3 times a day. His bladder habits were normal. There was no history of any addiction, and his sleep was unaltered. So, Astvid Pariksha. So, his Nadi was Vata Pittaj. His Mutra was Samyak. Mal was Baddha Purish. Jivha was Am. Shabd was Spast. Sparsh was Rukshatvak. Drik was Prakrit. Akriti was Madhyam. His Prakriti was Vatpatic basically, and Agni was Mand. So, general physical examination. Patient was examined in well-lit room in supine and lithotomy positions with adequate exposure and after taking informed consent. Patient was alert, conscious, and cooperative. Hydration status was normal. Patient was afebrile, BP was normal, pulse rate was normal, aspirated was also normal, and there was no associated pallor icterus, cyanosis, clubbing, pedal edema, or any generalized lymphadenopathy. Abdominal examination, I won't go into the details, it was also normal. Uh, Systemic examination as far as CVS, respiratory system, and central nervous system was concerned was also normal. So moving back directly into the local examination of the perineal region, the external genitalia was normal. Perineal skin was normal with 3 external openings at 7, 8, and 11 o'clock, which were at the distance of 7 centimeter, 4 centimeter, and 8 centimeter approximately from the anal verge. The skin near the external opening was with granulation tissue with active pus discharge from all the openings. There was no external tag, there was no any prolapse mass. So this was the preoperative picture of the patient. As you can see, there are 3 openings at 3 different positions that I mentioned earlier. So on digital rectal examination, the sphincter tone of the patient was normal. Internal opening was seen at 7 o'clock position at the line of at the position of dentate line. There was tenderness and induration was present throughout the intersphincteric plane from 7 o'clock to 4 o'clock position. There was active pus discharge from external opening while applying pressure on the internal opening. Soiling of finger with fecal matter was present and there was no any associated fissure bed, hemorrhoidal mass, ulceration, growth, polyp, abscess, etc. So this was the pre-operative finding that we usually thought. So here is one caveat that we generally should look upon. Every surgeon or everyone who is practicing as far as anorectal surgery should have an pre-operative picture of the patient in the mind and should look at the fresh case with the fresh mindset so that he can find the different ramifications or the modification of the same finding. So this was what I actually assumed at that time. I assumed that all the 3 openings were connected and they were opening at the 6 o'clock with tenderness that I mentioned earlier. So here is the case summary. So here was a 50 years old gentleman with complaints of pus discharge through perineal region, soiling of undergarment with pus and mild pricking pain over perineal region on sitting since 6 months. The discharge was from 3 external openings, as I mentioned earlier, at 7, 8, and 11 o'clock positions. And on digital rectal examination, their internal opening was found at 6 o'clock and induration was present from 7 to 4 o'clock positions. So the provisional diagnosis was Satponak Bagandar or complex fistulae nano. I'll jump into the types later on. So here, these are practice to compare Shatponak Bagandar with a complex fistulae nano, which has multiple openings generally. Shatponak Bagandar, sorry, I forgot to mention, it is an Vataj Bagandar Rog. So differential diagnosis were non-cryptoglandular fistulae nano. I excluded this particular diagnosis because at that time I clearly found the internal opening. So if we don't find the internal opening, then it can be considered as a non-cryptoglandular fistula. This non-cryptoglandular fistula is seen associated with other disorders like Crohn's disease or with anorectal carcinoma, with ulcerative colitis, etc. The second diagnosis that I excluded was hidradenitis suppurativa. It is basically an infection of apocrine glands and it also has multiple openings, but it is not connected to the anal canal. So it was also excluded. So this is the preoperative MRI finding. So here, as you can see, the patient had 6 o'clock, the internal opening was at 6 o'clock position and immediately outside the external sphincter, the tract was seen. I'll rather jump into the image. So as you can see here, you can see an mild echogenicity at 32 at fat site axial image.
at 6 o'clock position, and you can see the three particular axonal openings at right side of the patient. So this is a pre-operative image of this particular transsphincteric fistula. Blood investigations were also normal. We have tested the basic routine blood checkup for operations. So the final diagnosis and the plan of the management was as below. So we diagnosed this particular case as Satponat Bagandar or complex fistula in ano. According to the past classification, it was a transsphincteric fistula in ano. And according to the St. James University Hospital classification, it was a grade 4 fistula. So our plan was to operate on the line of posterior iptac that I earlier mentioned was an interception of fistula stack at 6 o'clock position with application of Shar Sutra. So this is the operative procedure. So this, as you can see at this particular time, the what I thought actually was the three dots connected. It was a bit different after I took the patient to on the operation table. So as you can see, two openings are connected with each other, but the opening at 7 o'clock position is independently connected at 6 o'clock. So at operation table, the patient was on lithotomy position. Local anesthesia was given in the perianal region and internal sphincter block was given. Infected anal crypt and internal opening at 6 o'clock position was identified with digital rectal examinations, and the ramifications were assessed with the help of malleable probe after infiltration of local anesthesia. So as I mentioned, this was the intraoperative finding that I found at that particular time. So what are the steps of iptac then? So firstly, a linear vertical posterior midline incision was taken approximately 2.5 centimeter and 2 to 3 centimeter from the posterior anal verge. As you can see in the first image, this was the site of incision. It is in the intersphincteric groove. So after the fine dissection was done at this newly formed posterior window in the intersphincteric space. So I am maintaining the continence of the patient by not damaging the axonal sphincter here. And all the tracks that I found, the three tracks that I have here were intercepted at this site. That means I connected all the infected tracks at one particular point only, and I widely excised their connection. So all the infection can drain through my posterior window. So nextly, the interception was checked by instilling hydrogen peroxide and normal saline through each of the axonal openings, and which eventually came out from the posterior window. And it was confirmed that all the tracks were intercepted. So lastly, the probing was done through the site of interception of all the tracks at the posterior window. And a Guguluk Shar Sutra, there is a bit different practice that we used to do at the BHU, that we don't use the regular Haridra Shar Sutra. We use Gugulu in the as an alternative of Snuhi as an binding agent. Actually, it causes less irritation as compared to the other Shar Sutra. So here I used a Guguluk Shar Sutra and probe through the internal opening. So this Shar Sutra was placed from the posterior window to the internal opening. None of the external openings, as you can see in the image below, were connected with a Shar Sutra. So the post-operative course of the hospital. So daily dressing was done with the gauze piece of the posterior window to maintain its patency. So this technique is sort of what I will tell. This technique takes time to adapt. Here the dressing is the most important part. If you have done interception properly, and if the dressing part is not that good, then the fistula won't heal properly. So the packing in this particular case was done with Jatyadi Tel, and patient was discharged on third operative day with consecutive 2 days sitting of dressing in the IPD only. And the patient was advised to attend the OPD. So here is the first follow-up image. As you can see, the axonal openings are generally becoming dry as compared to the earlier images. The first discharge was noted through the posterior window, and as you can see, it is at the 6 o'clock position. There was no associated passage of feces, urine, gas, blood, etc. as to rule out fecal fistula or any urogenital fistulas. On digital rectal examination, the sphincter tone was normal, and at the first week, Guguluk Shar Sutra was changed. In BHU, we used to do this, and also in my practice, I usually change Shar Sutras at 1 week only. So the post-operative follow-ups, patient was followed up every week in OPD with subsequent weekly changing of Guguluk Shar Sutras. A total of 13 Shar Sutras were changed. No finding of anorectal abscess, secondary ramifications, or any other complications were noted throughout the course of the treatment. According to the patient, self-cut through occurred after that. After 13 changings, the self-cut through was occurred, and we didn't had to excise actually sphincter or anything.
So I checked the fecal incontinence score also, the Cleveland Clinic Florida fecal incontinence score. After the follow-up was just one. It has basically, to give a little bit of background, this particular score has five components. It checks the passage of urine, blood, if you are able to appreciate the passage of a solid feces, a liquid feces, or any gas, or either a soiling of clothes is present or not. So the score was one only, so it was pretty normal. 1 2 3 is normal. A post-operative MRI was done at the 17 weeks after the self cut through. Generally, this has been a practice in BHU also, and also I have seen in elsewhere places that we generally do MRI after 3 weeks of the completion of the operative procedure, because the in the image now you can't appreciate the fresh fibrosis from infected ecogenicity. So we generally skip that particular part for 3 months if possible. So here in this case, we skip for 17 weeks. So here are the subsequent images. So the second post-operative day, as you can see, at second, post-operative week, as you can see, all one of the opening has gone and two of the openings are dry. So eventually, as you can see, on the fourth operative day, now there is no particular sign that there were three openings. On fifth, seventh, eighth, as you can see, if I'll show the final image, as this is the last image, as you can show, as you can see, there is no particular sign that this particular patient had that much complex fistulas. So this particular technique is very also helpful cosmetically also. It doesn't give any ugly scar. And at sort of 4 months or so, after like a little bit of morbidity, the patient healed from this. So this was the post-operative MRI. As you can see at 6 o'clock position, there is no particular track noted, no ramifications. And so the patient was declared as treated. So this is I followed that particular patient for sort of 6 months, and these are some of the images that I took from after like sort of 30 weeks of the cut through. Now, so the patient was doing well. The patient had no particular sign of any fistulas or anything. So the discussion portion, fistula, what is a fistula? Fistula is defined as an abnormal connection between two epithelial line surfaces, such as a site of organs or vessels, which do not normally connect. That is the connection between distal alimentary canal and the integument. The incidence of an anal fistula developing from an anal abscess ranges from 15 to 38%. The mean age of presentation of anal abscess and fistula disease is 40 years. Adult males are twice as likely to develop an abscess and or fistula compared with women. The most accepted hypothesis for development of fistula is as of suggested by Eisenhammer in 1956. According to him, the fistulas originate from intersphincteric abscess due to infection of an anal gland that branches out into the space between two sphincters. The modern surgical management includes fistulotomy, fistulectomy, ceton placement, lift, that is ligation of intersphincteric fistula tract, fibrin glues, advancement flaps, expanded adipose-derived stem cells. So there are a number of modern treatments available. In Ayurvedic classics, according to similar clinical features, the disease Bagandhar can be correlated with fistula in ano. So Acharya Shushruth has well described and classified fistula in ano under the heading of Bagandhara, along with different therapeutic measures for the management of Bagandhar, as in terms of various oral medications, local applications, surgical procedures, and parasurgical intervention. In Ikshar Sutra, various herbal drugs and caustic material obtained from ash of herbal plants are coated over barbel linen thread. Generally, we use barbel linen thread number 10 or 20. Initially, the Ikshar Sutra was prepared by latex of Euphorbia nerifolia, fine dry powder of curcuma longa, along with char of Acheranthus aspera. But as I told you earlier, it was associated with pain, burning sensation, and other complaints. So we generally gradually switch back onto Guguluk Char Sutra, where the resin of Commiphora muculi is used instead of Snuhi, that is Euphorbia nerifolia, and all other ingredients are the same as seen in the normal Char Sutra. So traditionally, the conventional therapy was used in which Char Sutra was tried from external opening through the internal opening. Even if it is an excellent modality for the management of fistula, still there are some consequences suffered while practicing Char Sutra therapy in relation to patients. That is a little bit of morbidity caused because of discomfort, post-procedural pain, long anxiety period, number of hospital visits, and longer duration of treatment, and big post-operative scar. As mentioned,
as I earlier mentioned, fistula nano are cryptoglandular in origin. So it is very important to eradicate this particular crypt. So Professor M. Sahu innovated a newer modality based on this, which is known as IFTAC technique or BHU technique or window technique. You can call one of them. The interception of fistulous tract with application of Ksar Sutra is a novel technique. In this technique, interception of proximal part of the fistulous tract is done at the level of intersphincteric groove, along with application of Ksar Sutra from the site of interception to the infected crypt in anal canal. Use of Ksar Sutra causes extensive fibrosis and favor proper healing, which reduces the chances of recurrence. So the interception that is made in this particular technique is based on the concept of Acharya Shushruta that yato yato gatim vidyat utsango yatra yatra cha tatra tatra vranam kuryat yatha doshona tishtati. That is, in whichever direction the tracks lead and wherever pockets are present, at all those places incision should be made so that no morbid element remains. So here also, we by making an posterior window, we're intercepting all the tracks so that no doshas remain in the perianal region. So in this technique also, all the tracks are intercepted as far as possible, leaving none behind. So the principle of IFTAC technique also does not involve dissection of anorectal ring or external sphincter, hence preserving continence. IFTAC can be considered as a minimal invasive procedure where the main emphasis is laid upon the accurate identification and eradication of the primary site of infection, that is, the infected anal crypt, by application of Ksar Sutra. Simultaneously, the primary tract or its branches are allowed to heal by cutting them off from this primary source of infection at the site of interception. Even multiple tracts and branches can be dealt effectively through a single small cosmetic incision without the need of laying open or curating them all. So with high rates of success, that is 96% success rate as reported by Sahu sir, relatively low recurrence rate, 3 to 7% in 2 years follow-up, and practically negligible chances of complications like incontinence, IFTAC can be opted as technique of choice for recurrent and complex fistulae nano management. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, सुपर फास्ट Thank you. और बहुत अच्छा इम्प्रेसिव ढंग से आपने पूरे पॉइंट्स को इलाबोरेट करते हुए, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये कहीं ना कहीं अपने पेशेंट्स के लिए या और भी विशेष कुछ सुनने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कोई किसी का प्रश्न है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर विनोद गर्ग, हेलो। हेलो। हाँ जी डॉक्टर विनोद। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्ते। कुछ अपना ज्ञान शेयर करिए। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ मुक्त हृदय से अपने को मिला हुआ, यानी सभी को स्वयं स्वयं उसमें मिला हुआ चिकित्सकीय ज्ञान को हम यहाँ बांट सकते हैं। और है ना, एक ही चीज है कि जो विद्या है, जो धन रूपी है, कि जो देने से बढ़ता है। जी मैम। जी बताइए। नहीं मैम, नाइस प्रेजेंटेशन अच्छा था। जी मैम, थैंक यू। बस नहीं अपना कुछ चिकित्सकीय अनुभव बताइए। डॉक्टर साहब ने तो मैम अच्छा बताया ही। जी मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी एक मेल पेशेंट था और ये इसने कंप्लेन थी फिस्टुला की, जो कि इसकी इंटरनल ओपनिंग 6 o'clock पोजीशन थी। बट उसको जो फर्स्ट सर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, फर्स्ट जो ड्रेनेज हो रहा था उसका प्रॉपर तरीके से हो रहा था। बट हमने क्या है सर, 6 पर ही मतलब ओनली 1 to 2 सेंटीमीटर अवे, और अपन ने इसको थोड़ा विंडो किया तो वहां से फर्स्ट ड्रेनेज हो रही। बट पेशेंट बार बार कंप्लेन कर रहा, सर मुझे ऐसा लगता है 7 to 8 o'clock पर हार्डनेस है, और बोला सर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से एक्सप्लोर करना चाहिए सर आपको। बट वो बार बार यही कंप्लेन कर रहा था। मैंने यही कंसेप्ट देखते हुए ओनली 6 to 6 थ्रेड डाला और पस है ना वहीं से ड्रेन होती रही। और वो पेशेंट अपने आप में खुश है। तो मतलब इफ्टाटेक ने अपने आप में मतलब बेस्ट है और पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिलता है। ये है सर। आपके हिसाब से कुछ और करना चाहिए था?
जी जी एक्चुअली आई वांट टू ऐड वन पॉइंट। एक्चुअली इफ्टेक है ना, ऐसा टेक्निक है कि टेक सम टाइम टू अडेप्ट टू दिस पर्टिकुलर टेक्निक ना। तो जैसे आप बता रहे थे सर कि 7 to 8 o'clock पोजीशन में पेशेंट को कुछ लग रहा था, यानी हार्डनेस अनइवन या थी और फर्स्ट नीजीनेस लग डिस्चार्ज रही थी। थी। हाँ, हार्डनेस और फर्स्ट हाँ, डिस्चार्ज। 7 to 8 o'clock पे ना, तो हाँ, एक्चुअली 8 में। होता क्या है ना जनरली, जब हम इफ्टैक करते हैं ना, तो वी जी जनरली जी गो सर। ब्लाइंड। तो हम है ना 6 o'clock पे हम लोग ब्लाइंड ही जाते हैं, तो वी डोंट नो हाउ फार द एक्सटेंशन गोज ना, अनटिल अनलेस हमारे पास, जैसे इस पर्टिकुलर केस को मैंने इसीलिए प्रेजेंट किया क्योंकि मेरे पास पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव एमआरआई था इसका। तो आई जी नो ना कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो इफ्टेक अनटिल अनलेस एज यंग सर्जन ना, जैसे अब मैं तो बहुत छोटा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि as far as I don't gain that experience for next 5 or 10 years ना, तब तक मुझे अगर ऐसा कुछ है तो I should explore that particular point until and unless मेरे पास एमआरआई या फिर इतना कंस्ट्रक्टिव एविडेंस नहीं है कि उस पर्टिकुलर जगह पे कुछ इन्फेक्टिव सोर्स नहीं है या फिर कोई रेमिफिकेशन नहीं है, तो तब तक उस पर्टिकुलर चीज को वही विंडो के थ्रू, जैसे आपने बताया कि आपने विंडो क्रिएट किया है, तो वही विंडो के थ्रू आपको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। जनरली साउ सर जनरली बताते थे कि देर इज वन पर्टिकुलर important anatomical structure there, that is anococcygeal ligament. You should be able to identify that ligament. अगर आप जी लिगामेंट पियर्स करते हो, एनोकॉक्सियल लिगामेंट, दैट इज जस्ट पोस्टीरियर टू योर क्या बोले पेरिनियल रेफी ना, नीचे ही होता है। सो अगर जी उसको आप पियर्स करके थोड़ा सा नीचे अंदर की तरफ जाएंगे, तो एट पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर टाइम यू रीच द पोस्टीरियर डीप एनल स्पेस ना, पोस्ट डीप एनल स्पेस। सो उस स्पेस पे क्या होता है, दोनों तरफ के जो ट्रैक्स है वहीं पे आके खुलते हैं। अगर आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वहां पे आपको पस डिस्चार्ज मिल रहा है, तो ऐसा मान के चलिए कि लाइक देर इज सम गड़बड़ ना, वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। जैसे मैंने भी, आपने बताया ना, मैंने इसीलिए फ्रेंकली दोनों इमेजेस रखे हैं। मैंने प्री ऑपरेटिव इमेज भी रखा है जिसमें मुझे लगा था कि शायद मे बी थ्री ऑफ ऑल ऑफ द थ्री ट्रैक्स मे बी लीडिंग टू 6 o'clock, तीनों एक साथ कनेक्टेड ही है। बट जी इवेंचुअली व्हेन आई फाउंड, जो इंट्रा ऑपरेटिव दोनों तरफ से प्रोब डाल के फिर मुझे पता चला कि ओके, दो कनेक्टेड है, एक थोड़ा इंडिपेंडेंट है। तो सॉर्ट ऑफ अगर हम लोग थोड़ा यंग है तो थोड़ा सा ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड एक्सप्लोर। एंड मैं बताया कि एनोकॉक्सियल लिगामेंट वाला, so if you are doubting something na, pierce the anococcygeal ligament, and if you see frank pus coming out at that particular direction at 7 or 8 o'clock position, then there is a ramification and you should explore that। फिर पता क्या होगा ऐसे, अगर पेशेंट को कुछ नहीं हो रहा है then well and good। बट काफी बार क्या होता है कि यही सारी चीजें है ना, फिर सेकेंडरी क्या बोले रिकरेंट फिस्टुलास बनाती है, और फिर वही है जो कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुलास होता है, वो उसमें यही यही चीजें जो डिफेम करती है हम लोगों को कि ओके कि वहां पे ऐसे कि सर्जरी करते हैं फिर भी रिकरेंस हो रहा है। सो वी शुड लुक आफ्टर दैट इफ अगर आपके पास अनटिल अनलेस कोई कंस्ट्रक्टिव एविडेंस नहीं है। इसीलिए हम लोग, ये भी है इसका प्रो पॉइंट, ये भी है कि हम शार्ट सूत्र जनरली वीकली बदलते हैं। तो हम्म हमारे पास एक ये भी पॉइंट रहता है कि अगर हमने फर्स्ट ऑपरेशन में कुछ मिस्टेक कर दिया, तो हम खुद ही को रेक्टिफाई कर सकते हैं एज कम्पेयर, लाइक हर वीक हम पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुला रहे हैं ना। अगर हमको लग हम्म। रहा है चलो एक आधे वीक में मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंडरनेस है, तो नहीं मैं सर, मैं ये उस कहना जी पर्टिकुलर मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कि 8 और 9 क्लॉक तक वो एक्सटेंड हो रहा था, उसकी मतलब जो हार्डनेस है, स्वेलिंग है, ये बता रही थी। और ओके। ऐसा लगा एक बार तो मुझे कि कहीं मतलब पेशेंट थोड़ा पेशेंस नहीं रख रहा था, बोला कि आप सर है ना, ये हाँ, हार्डनेस है, आप सर इसको एक्सप्लोर करो या कुछ यहाँ से कट करो तो तब पस पस पेशेंट निकलेगी। पहले ऑपरेट हो चुका था क्या? नहीं नहीं सर, नहीं ऑपरेट नहीं होता, ऑपरेट नहीं था। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको इंटरनल 6 से ही अपन विंडो बनाएंगे, तो हो सकता है वो हाँ इंटरस्पेक्टिव प्लेन की वजह से वहां से फर्स्ट ड्रेन होके ये इसको हाँ। बेनिफिट मिला। तो अब मतलब पेशेंट ठीक है, ये है ना। ओके ओके, तो तो बस वही जो आपने बताया जैसे कि वो जी जी इंटरसेप्शन सर। वाला पॉइंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होना जी चाहिए। बाकी ओके। तो ठीक है, अगर आपने सही से इंटरसेप्ट किया है और आपने इंटरनल ओपनिंग सही से आइडेंटिफाई किया है, तो द ट्रैक विल ड्रेन। बाकी हमारा बॉडी एक वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है, वो अपने आप हील कर जाता है। जी 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 सही सर। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुमन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि आज हमारे पास आधा घंटा और है, क्योंकि हमने जो व्रत लिया है वो ये है कि 1 घंटा, कम से कम 1 डेढ़ घंटा या 1 घंटा तो है ही, कि हम कहीं न कहीं कोई शास्त्रार्थ करें या क्लिनिकल अपने एक्सपीरियंस अनुभव का या दूसरे ऐसे इम्पोर्टेंट सिद्धांतों का, थ्योरी का, है ना, अच्छी तरह से अवगाहन करें। तो इसके लिए हमारे पास आज समय है। डॉक्टर सुमन जी। गुड इवनिंग हेतल मैम। मैम पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आप बहुत अच्छा ये सेशन करवा रहे हैं और बहुत यूजफुल होता है हम लोग को ना प्रैक्टिकली ट्रीट करने में पेशेंट में ना। एंड टुडे सेशन वाज आल्सो
Today's session is also nice. डॉक्टर मैं जैसे शास्त्र प्रैक्टिस करती हूँ लास्ट 7 ईयर्स से, तो जैसे अभी Okay. आपने बोला, बट मैं ना स्नूही का ही यूज करती हूँ अब, जो Okay. स्नूही क्षार रहता है ना उसी का ही। तो जैसे एक तो मुझे ये Okay. पूछना है कि जो ये आपने गूगल के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका हाँ कंपेरेटिवली जो रिजल्ट्स है, इज इट इक्वली सेम और बेटर वो रादर देन यू टोल्ड कि इसमें इरिटेशन थोड़ा कम रहता है पेशेंट को। बिसाइड्स एक्चुअली दैट, हाँ जी यस यस जी। कंटिन्यू एंड सेकेंड थिंग सर, मुझे ये पूछना है कि जो अभी आपने ये वाला केस रिप्रेजेंट किया था, इसके अंदर आपने 2 और 3 सेंटीमीटर का बोला ना, 6 o'clock के ऊपर आपने जो वो किया था, हाँ विंडो बनाया था उसमें, तो उसको हील करने में जैसे 13 आपने बोला कि भिक्षासूत्र आपने 13 विजिट्स लगे, तो उसको आपने उस टाइम पे लूज ही वो टैग किया था या फिर जैसे हम लोग टाइट टैग अप करते हैं उसको, नहीं तो देखो ये ये। एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्टली एक जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा गुगुल उपचार सूत्र ना गुगुल उपचार सूत्र इज एज इफेक्टिव एज स्टैंडर्ड और अपामार्ग स्नुही क्षार सूत्र एक्चुअली इसमें क्या है कि जो जैसे जनरली ये मेरा भी प्रैक्टिकल थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ बट प्रैक्टिकली मुझे ऐसा भी लगता है कि जो क्षार सूत्र है ना उसका जो इनिशियल पीरियड में जो काम है ना उसका वो इनिशियल 2-3 आवर्स में ही है तो एक क्षार सूत्र पे आप कुछ भी लगाओगे इट वुड इवेंचुअली विदर ऑफ फर्स्टली सेकेंडली गुगुलू क्षार सूत्र थोड़ा गुगुलू है ना एज कम्पेयर टू स्नूही थोड़ा अच्छा बाइंडिंग एजेंट है उसपे क्षार है ना सही से थोड़ा सा लगे रहता है और एज फार एज जितनी भी स्टडी हुई है जितनी मैंने भी एक्सप्लोर किया देयर आर 15 or 16 different sort of studies like using udumbar, using papaya. There are a number of drugs has been used as replacement of snuhi because of its irritating nature. लगभग सब में तो नहीं बट ये गुगुलू वाला इज एज कम्पेयर टू स्नूही ना उतना ही इक्विवेलेंट है एक्शन में सेकेंडली योर सेकंड क्वेश्चन वाज वेरी गुड एक्चुअली हम लोग जैसे मैंने पहले भी ये इम्फेसिस दिया कि फिस्टुला हम जनरली वही बिलीव करते हैं आइजनहैमर वाला थियरी कि फिस्टुलाज आर क्रिप्टोग्लैनुलर इन ओरिजिन सो हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी हम लोग कभी जो जो सेटॉन ये क्षार सूत्र को थोड़ा सा उसका मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में ले जाए तो सीटॉन्स तो सीटॉन्स मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में दो होते हैं आपको भी पता होगा एक ड्रेनिंग सीटॉन एक कटिंग सीटॉन है हम लोग काफी लोग ऐसे है कि जो क्षार सूत्र को जैसे मैं एक्चुअली भी आई बिलोंग टू गुजरात तो गुजरात वाली तरफ है ना काफी लोग उसको टाइट भी टाई करते हैं काफी लोग करते हैं बट जो एक्चुअल क्या बोले the actual concept of behind the Shah Sutra is destruction of crypt. That is the point that I was earlier emphasizing. तो जब तक क्रिप्ट है अब वो क्रिप्ट आप टाइट क्षार सूत्र बांधने से भी आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप लूज बांधने से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो सो व्हाई गिव सो मच पेन टू द पेशेंट सो हम लोग लूज ही टाई करते हैं क्योंकि मैंने बताया ऐसे वो इनिशियल 3-4 घंटे का ही काम है क्षार सूत्र का फिर इवेंचुअली उस पर जो ड्रग्स होती है हमारी वो तो पेशेंट एक आध बार डिफिकेशन करने जाएगा तो इट वुड इवेंचुअली विदर ऑफ ओनली सो लूज टाई करना अगर अनटिल अनलेस आपको कटिंग वाला एक्शन नहीं चाहिए तब तक लूज टाई करना इज अ बेटर ऑप्शन और सेकेंडली जो इफ्टैक है तो इफ्टैक में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ड्रेन करना ना जितने भी सेकेंडरी रेमिफिकेशंस है जितने भी ट्रैक उसको ड्रेन करना तो हम लोग जनरली वही प्रीफर करते हैं कि हम लोग लूज ही बांध दे ताकि जो हमारा ट्रैक है वो भी पेटेंट रहे और जो हमने क्योंकि ये भी है ना कि हमने जहां पे विंडो बनाया है दैट इज हेल्दी टिश्यू तो हेल्दी टिश्यू ज्यादा जल्दी हील करता है एज कम्पेयर टू द इन्फेक्टेड फिस्टुलस ट्रैक तो काफी बार क्या होता है कि जैसे न्यूबीज जो मिस्टेक होती है मैंने भी काफी बार किया वो काफी बार क्या होता है पूरा कट थ्रू हो जाता है क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो एकदम फास्ट हील कर रहा है तो बेटर है कि आप ऐसे ही लूज क्षार सूत्र टाई करें ताकि सही से ड्रेनेज हो जाए फिर आपको पता है कि सबके सब ट्रैक है वो सब ऑलमोस्ट एब्लेट हो चुके हैं सब कुछ क्लोज हो चुका है तो फिर आप उसके बाद अगर छोटा सा ट्रैक बचा है 1 to 2 सेंटीमीटर तो आप उसको ऐसे ही कट थ्रू कर सकते हैं अगर नहीं करना है तो टाइट क्षार सूत्र बांध के भी कर सकते हैं बट एट इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम लूज बांधना इज अ गुड ऑप्शन Thank you, doctor. One more thing I want to ask. I generally do not give any oral medications to my patients. Rather, it is allopathic or Ayurveda. And my patients Okay. generally take only 1 or 2 painkiller even. So is it Okay. mandatory or necessary to give any antibiotic or that so on? Because in my 7 years practice, I do never give any allopathic like Trifla, Google, whatever. It never needed. Okay. So should I give or in your practice, are you giving all these medicines or not? Actually,
as compared, जैसे fistula is very much related to some of the I have seen patients now dying from sepsis because of fistula. So we never know how the patient is coming to us. So अगर आपको लग रहा है कि the patient sepsis में है basically कि उसका WBC raised है, सब कुछ है, तो आप initial period में antibiotic दे सकते हो. It is not wrong actually. अगर पेशेंट सेप्सिस में है तो एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या करना है, तो जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको ड्रेन करना है फर्स्टली. सेकेंडली आपको जो भी है एंटीबायोटिक समथिंग देके वो सेप्सिस थोड़ा कंट्रोल करना है. तो अगर पेशेंट सेप्सिस में है तो कीजिए. बाकी तो इसमें भी आपने जैसे बताया इट इज अ गुड थिंग ना, वो उसमें मेडिकेशन की लगभग कोई जरूरत नहीं होती. मेडिकेशन हम लोग क्या देते हैं जनरली, त्रिफला गुगुलू दे देते हैं कभी कभी कि भाई थोड़ा सा वुंड है तो जल्दी हील करे, क्योंकि इट इज मेंशन्ड इन एज एन इंडिकेशन फॉर नाड़ी व्रण. सो उसमें उसी लॉजिक से हम लोग कभी कभी त्रिफला गुगुलू दे सकते हैं. बाकी हम एक लेक्सिटिव देते हैं ताकि फिशर या कुछ डेवलप ना हो, तो हम फ्रेश वुंड क्रिएट ना करें. बाकी और कोई लगभग तो अगर आपका पेशेंट क्लियर है, आपका आपका जो सब उसके लेबोरेटरी पैरामीटर्स है ठीक है, पेशेंट सेप्सिस में नहीं है, तो मेडिकेशन नहीं दोगे तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. ये जो 4 क्लासेस आती है वुंड के, तो ये ऑल्दो इट इज एन कॉन्टामिनेटेड वुंड बिकॉज ऑफ इट्स विसिनिटी टू एनल कैनाल, बट ये वुंड है ऐसा है कि मोर और लेस इट इज अ क्लीन सर्जरी, तो इसमें जनरली जरूरत नहीं पड़ती एंटीबायोटिक्स की. थैंक यू सर, वेरी नाइस सेशन. थैंक यू वेरी मच. बहुत धन्यवाद डॉक्टर. Any other participants want to ask या want to share your experience? डॉक्टर दुष्यंत, आप कुछ डायग्नोसिस रिलेटेड और कोई कुछ पॉइंट्स ऐसा शेयर करना चाहे बेटा, क्योंकि ओके मैम. सर्जरी को सुनने के लिए सारे बच्चे आए हैं. हाँ हाँ हाँ. ओके मैम. ओके सो वेट. So is my screen seen ना? जी जी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी दिख रही है. Okay. अभी तो ब्लैंक लेआउट आ रहा है, दिख रही है. हाँ हाँ. Okay. कोई ना, I'll just मैं ऐसे ही बता देता हूँ. तो हाँ जी, ठीक है. एक्चुअली जो एग्जामिनेशन वाला पोर्शन है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सॉर्ट ऑफ इंटरनल ओपनिंग और ये सब चीजें अप्रिशिएट करने में. एटलीस्ट व्हाट वी यूज्ड टू लर्न वाज, जब तक आप 100-200 पीआर नहीं कर देते तब तक आपको वो चीज अप्रिशिएट नहीं होगी. दूसरी चीज की हमेशा एनल कैनाल जो है इट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर मोर और लेस, 3 और 4 सेंटीमीटर. सो आपको उतने ही प्ले ग्राउंड में आपको ये सब चीजें डायग्नोस करनी है. सो इट जनरली टेक्स टाइम टू अडेप्ट ऑल दिस थिंग्स. सो अगर आप इनिशियल फेज में है, अगर आप यू आर सीइंग अ केस ऑफ फिस्टुला, सो पहले मैं पोजीशन की बात करूंगा. इसमें भी अलग अलग है, मैं काफी मॉडर्न सर्जन के साथ भी काम किया. वो लोग जनरली लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटा के एग्जामिनेशन करते हैं. इट इज ऑल्सो गुड, बट इफ यू आर अ बिगिनर स्टार्ट विथ अ लिथोटॉमी पोजीशन. लिथोटॉमी एक अच्छा पोजीशन है. आप सही से पेरिनियम पूरा एक साथ एक ही पिक्चर में आप पूरा पेरिनियम को एक्सपोज करके सही से एग्जामिन कर सकते हैं. So if you are seeing one particular external opening, so try to like track the वो एक्चुअली जो टेक्टाइल सेंसेशन है, तो इनिशियल फेज में यू शुड बी थोड़ा सा what I'll tell you, you should feel that tactile sensation, that how hard a cord like structure or how hard one particular fistula stacks feels between your fingers ना. So अगर आपको एक्सटर्नल ओपनिंग देखना है, try to track the whole track up to the internal opening, फिर जाके आप पीआर करिए. तो आप थोड़ा अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इंटरनल ओपनिंग कहाँ है. इधर भी 2-3 चीजें हैं जैसे सबको पता होगा. एक वो गुडसाल्स रूल है. गुडसाल्स रूल जनरली जो ट्रांसवर्स एनल लाइन है उसके एंटीरियर जितने भी ट्रैक्स है विद इन 2.7 और 3 सेंटीमीटर, जनरली रेडियल ना. 1 o'clock to 1 o'clock, 12 o'clock to 12 o'clock, 11 o'clock to 11 o'clock, ऐसे जनरली ऐसे ट्रैक्स होते हैं. और जो पोस्टीरियर टू द ट्रांसवर्स एनल लाइन है, तो वो जो ट्रैक्स होते हैं जनरली दे आर कर्वी एंड दे ओपन एट 6 o'clock पोजीशन ओनली. सो ये थोड़ी एक बेसिक चीज है. ये जनरली ये रूल 70% केसेस में अप्लाई होता है. 30% केसेस आर एक्सेप्शन, बट ये जनरली कॉमन है. तो यू शुड हैव दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड फर्स्टली. सेकेंडली, आपने जब पीआर कर रहे हैं तो सही से फिंगर को
वो जो सेंसेशन है पूरा डेंटेट लाइन का, जो एनोरेक्टल रिंग है स्पेशली, सो इधर भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज एनोरेक्टल रिंग। तो एनोरेक्टल रिंग जो है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर और puborectalis, that is a part of levator ani muscle that has its insertion at symphysis pubis, वहां से एक यू शेप का एक मसल होता है, तो वो आपको अप्रिशिएट करना है। जनरली जो एनल कैनाल भी है, जब आप एग्जामिन करते हैं तो एनल कैनाल भी एनाटोमिस्ट के अकॉर्डिंग एनल कैनाल की डेफिनेशन अलग है, अकॉर्डिंग टू आवर सर्जन्स सर्जिकल एनल कैनाल इज डिफरेंट थिंग। हमारा सर्जिकल एनल कैनाल एनोरेक्टल रिंग तक एक्सटेंड होता है कि जहां के ऊपर आपको रेक्टम फील हो जाएगा, यानी जहां के ऊपर आप रेक्टम में पहुंच जाएंगे। तो जो एनोरेक्टल रिंग है उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा डेंटेट लाइन होता है, डेंटेट लाइन होता है, वो थोड़ा सा ट्रांजिशन जोन है सॉर्ट ऑफ वहां पे। जैसे ऊपर जो हमारा गट का म्यूकोजा होता है वो इट इज लाइन बाय कॉलमनर एपिथेलियम, और जो बाहर वाला जो हमारा स्किन वाला पोर्शन होता है या फिर जो बिलो द डेंटेट लाइन वाला पोर्शन है, तो वो थोड़ा सा पिंकिश पर्पलिश होता है, दैट इज अ स्क्वैम्स एपिथेलियम। तो आपको जो ट्रांजिशन जोन है जो उसको वहां पे वो वेवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको कॉलम ऑफ मॉर्गेग्नी बोलता है, तो वो भी आपको फील होने चाहिए, तब जाके आप यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट की इंटरनल ओपनिंग कहाँ है। इट वुड फील लाइक अ पिट, इट वुड फील लाइक अ पिट अगर पस है पर्टिकुलर ट्रैक में। सो व्हेन यू बी प्रेसिंग, जैसे इस पर्टिकुलर केस में जब मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा था इंटरनल ओपनिंग को, सो आई वाज एबल टू अप्रिशिएट द पस कमिंग आउट फ्रॉम द ऑल द एक्सटर्नल ओपनिंग्स। तो ये एक बेसिक एग्जामिनेशन है, इतना तो आपको करना ही है। और थोड़ा सा और भी देखिए कि अगर आपको कहीं पे सेकेंडरी ट्रैक्स, रेमिफिकेशंस वगैरह कहीं दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, ये देखिए कि साथ में एब्सेस कैविटी है कि नहीं है, बिकॉज ये जो एब्सेसिस है उसमें से 60% एब्सेसिस ओरिजिनेट फ्रॉम एब्सेसिस ओनली। इसमें से आपको 50-60% लोग ऐसे आपको हिस्ट्री देंगे पेशेंट्स की, अर्लियर उनको कभी एब्सेस हुआ था, कोई पर्टिकुलर डॉक्टर ने, सर्जन ने उसको आईएनडी कर दिया, उसके बाद वही पर्टिकुलर थिंग फिस्टुला के रूप में आपके सामने प्रेजेंट होती है। सो आप उसके साथ एसोसिएटेड दूसरी चीज है वो भी आप देख लीजिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि फाइब्रोसिस को अप्रिशिएट करना भी सीखिए विद टाइम, बिकॉज अगर ऑपरेटेड एनल कैनाल है तो यू वॉन्ट बी एबल टू डेट मच अप्रिशिएट कि स्कार कहाँ पे है, इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है। जनरली जिन पेशेंट्स का अर्लियर फिस्टुलोटॉमी, फिस्टुलेक्टॉमी जितने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए होते हैं, तो आप उसका पूरा नॉर्मल एनाटॉमी डिस्टॉर्टेड है, तो यू वॉन्ट बी एबल टू अप्रिशिएट ऑल दिस थिंग्स। सो इनिशियल फेज में ये करिए। अगर आप इस चीज से हो जाते हैं थोड़े से वाकिफ कि नहीं ओके ऐसा ऐसा है, तो एक पर्टिकुलर अपने दिमाग में एक डायग्नोसिस बनाए। जैसे मैंने भी एक प्री ऑपरेटिव इमेज बनाया था, ओके तो फिस्टुला ऐसा है, यहाँ पे इंटरनल ओपनिंग है, यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये ट्रैक ऐसे कोर्स कर रहा है, सॉर्ट ऑफ ऐसे। दूसरी तो लोग पूछते हैं इसके बाद कि इमेजिंग स्टडीज कैसे करें, तो इमेजिंग में भी दो है। अगर आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है तो यू कैन स्ट्रेटली गो टू एमआरआई। अब एमआरआई इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग फिस्टुलास, बट एमआरआई जनरली एक्सपेंसिव है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, टाइम टेकिंग भी है। तो जनरली एंडोएनल अल्ट्रासाउंड जितने भी होते हैं, दैट आर ऑल्सो इक्विवेलेंट टू देम एज फार एज सेंसिटिविटी इज कंसर्न्ड ऑफ दोज ना। तो एंडोएनल अल्ट्रासाउंड की अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसमें आप अच्छी तरीके से अपना पूरा स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स है, एज फार एज अप टू दी एनोरेक्टल रिंग ना, वहां तक आप पूरा अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो वो चीज भी आप देखिए कि अगर आप वो पूरा चीज अप्रिशिएट कर पाते हैं, वहां से ट्रैक कहाँ जा रहा है, कहाँ कोर्स कर रहा है, तो रेडियोलॉजिकली एक ये भी है कि आप एंडोएनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्टिल यू आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि जो उसके सिम्टम्स है पर्टिकुलर पेशेंट के, दे आर मोर एज कंपेयर टू द इमेजिंग स्टडीज, देन यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज। उसमें एमआरआई आता है, एमआरआई इज गोल्ड स्टैंडर्ड। और एमआरआई में मैंने बताया कि एमआरआई में दो तरीके के एमआरआई उसमें भी होता है। जनरली हम लोग जो करते हैं दैट इज एमआरआई फिस्टुलोग्राफी। उसमें करते क्या है कि डाई डालते हैं फिस्टुलस ट्रैक्ट में और फिर इमेजेस खींचते हैं, या फिर जनरली जो कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड एनिमा होता है, सॉरी कॉन्ट्रास्ट इनहांस्ड जो इमेजेस होती है, उसी से जनरली हम अप्रिशिएट करते हैं कि ट्रैक का कोर्स क्या है। बट गोल्ड स्टैंडर्ड जो एमआरआई फिस्टुलोग्राफी हो, जनरली इंडिया में बहुत कम जगह पे होता है, मे बी एम्स जैसी बड़ी फैसिलिटीज में ही होता है। उसमें जैसे एंडोएनल अल्ट्रासाउंड में जो प्रोब होता है वो हम पूरा एनल कैनाल में डालते हैं, वैसे सेम एक एंडोल्यूमिनल कॉइल होता है, वो जो एमआरआई उस पर्टिकुलर एमआरआई के लिए हम एंडोल्यूमिनल जो कॉइल है उसको भी हम एनल कैनाल में प्लेस करते हैं और फिर इमेज की खींचते हैं। दैट इज हाईली स्पेसिफिक, वो जनरली काफी जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। सो इफ यू आर अ बिगिनर, स्टार्ट विथ एन पीआर एग्जामिनेशन। इफ यू आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट द फैक्ट, then go for an endorenal ultrasound. If still you are not able to
appreciate the track and its course, then you can go for MRI. So basically एग्जामिनेशन वाला पोर्शन यहाँ तक है. बाकी आप प्रोबिंग कर सकते हैं. प्रोबिंग अवॉइड करिए कि जब तक आपका वायरल, ये हमेशा प्रैक्टिस रखनी है. आपके पास वायरल मार्कर्स वगैरह नहीं है तो डोंट यूज योर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो आप प्रोब वगैरह इनिशियल एग्जामिनेशन में मत यूज करिए. अगर आपको लग रहा है कि आपने उसका इन्वेस्टिगेशन करा दिया, उसके वायरल मार्कर्स वगैरह नेगेटिव है, देन यू कैन गो फॉर प्रोबिंग एंड ऑल. प्रोबिंग करिए, आप देखिए कि ट्रैक का कोर्स क्या है. और प्रोबिंग के वक्त कुछ केवियट्स है इसमें भी, कि कभी भी ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है ना. आपने एक्शन ओपनिंग से डाला, डोंट फोर्स एवरीथिंग. अगर वो नॉर्मल कोर्स से जा रहा है, वो आराम से एक्शन ओपनिंग से जाएगा, इंटरनल ओपनिंग पे निकलेगा. कभी फॉल्स ट्रैक क्रिएट नहीं करना है. हमने ज्यादा पेशेंट के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी है. हम जो नॉर्मल कोर्स है वो ही हम सही नहीं कर पा रहे, हम नई प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे. सो हमेशा फॉल्स ट्रैक्स नहीं बनाना है. प्रोबिंग एकदम जेंटली करिए. प्रोब भी 2-3 टाइप के आते हैं आजकल. जो जनरली कॉपर वाले जो प्रोब होते हैं वो थोड़े मैलिएबल होते हैं, तो वो जनरली यूज करने चाहिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल मेटेलिक प्रोब्स. मेटेलिक प्रोब्स थोड़े हार्ड होते हैं. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो देन यू कैन यूज मेटेलिक प्रोब्स. एज फार एज उसमें भी फाइब्रोसिस वगैरह के केसेस में ही वो काम आते हैं. बाकी नॉर्मल कॉपर मैलिएबल प्रोब्स आर गुड इनफ. सो this particular things goes as far as examination of fistula is concerned. Apart from that, we can also appreciate these particular things with जैसे मैंने आपको बताया कि जो फिस्टुलाज होते हैं दो प्रकार के होते हैं. एक तो क्रिप्टोग्लैंडुलर फिस्टुला होता है जिसमें आप इंटरनल ओपनिंग वगैरह हम अप्रिशिएट कर पाते हैं. अगर आपको एक्सटर्नल इंटरनल ओपनिंग नहीं मिल रहा है, दैट डजंट मीन दैट फिस्टुला इज नॉट देयर. अगर उस पर्टिकुलर पेशेंट को नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर फिस्टुला भी हो सकता है. जैसे मैंने बताया था अर्लियर कि काफी डिसऑर्डर्स है, क्रोन्स डिजीज है, मैलिग्नेंसी है, उनकी वजह से भी, ट्यूबरक्लोसिस है, उनकी वजह से भी काफी बार फिस्टुलास होते हैं. दीज फिस्टुलास जनरली आर हाई एनल फिस्टुलास. वो जनरली एनोरेक्टल रिंग और रेक्टम में, और एनोरेक्टल रिंग के ऊपर जनरली रेक्टम में खुलता है. एक्सास्पिंट्रिक होता है उसमें से काफी सारे. सो हमेशा ऐसा मत मानिए कि आपको एक्सटर्नल ओपनिंग दिख रहा है और आपको इंटरनल ओपनिंग नहीं दिख रहा, तो सब मतलब ऐसा नहीं कि फिस्टुला नहीं है. तो सेकेंडरी नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर फिस्टुला भी हो सकता है. अगर नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर फिस्टुला है तो उसका जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द प्राइमरी डिजीज. अगर क्रोन्स डिजीज है तो आप उसका ट्रीटमेंट करिए, ट्यूबरक्लोसिस है उसका ट्रीटमेंट करिए, मैलिग्नेंसी है उसको रूल आउट करिए. उसमें क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, कीमो रेडियो जो हो सकता है उसको रूल आउट करिए. बाकी फिस्टुला इज नॉट दैट सीरियस एज कम्पेयर टू दैट प्राइमरी डिसऑर्डर्स. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करिए. वो जो सेकेंडरी फिस्टुलाज है वो जनरली अपने से ही हील कर जाएंगे. सो दिस इज द थिंग एज फार एज एग्जामिनेशन पोर्शन इज गोज. सो एनीवन हैव क्वेश्चन अबाउट दिस? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा. बहुत ही डिटेल में फटाफट आपने, और ये एक टीचर की बहुत अच्छी बात होती है कि मेरे टीचर ने खुद कहा था कि टीचर शुड बी टॉकेटिव, है ना, कि फटाफट देयर विल बी सो मच रेडी मटेरियल टू डिलीवर एट वेरियस प्लेसेस, है ना, कि भाई जहाँ हम, क्योंकि हमने बारीकी से जितना कर रखा होता है तो बहुत सारा उससे हम पाथवे, है ना, मार्गदर्शक के रूप में बहुत अच्छा बता सकते हैं. तो आपने बहुत ही बढ़िया बताया, और मैं समझती हूँ कि सभी को बहुत अच्छा लगा होगा. मगर फिर भी मैं सारे ही पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज करना चाहूंगी कि आप अपना, जरूरी नहीं है आज मैं पूछ रही हूँ तो सर्जरी का ही कोई केस बताए, मीन्स आप एक बार तहे दिल से अच्छे मन से शेयर करके देखिए. और ऐसा मुझे लगता है कि कभी घबराना नहीं चाहिए कि अच्छा लोग क्या सोचेंगे, कुछ नहीं, है ना. हमें भी अभी बहुत सारी चीज नहीं आती, हम सीखते हैं, स्टूडेंट से भी सीखते हैं, पेशेंट से भी सीखते हैं, जरूरत पड़े तो पढ़ते भी है कि चलो भी आज तो इसके लिए देखना पड़ेगा, है ना. तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप शेयर कर सकते हैं कि ये लक्षण वाला पेशेंट आया, इसमें ये पहले सोचा गया था, मैंने वैसा ही सोचा मगर मैंने ये सिलेक्ट किया, या मैंने कुछ दूसरा पाथवे इसलिए सोचा, है ना. तो इस तरीके से आप अगर उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं तो मुझे लगता है कि आपका और भी रुझान और आपकी दृष्टि बहुत अच्छी हो जाएगी और विषय वस्तु को समझने के लिए. तो आज के स्पीकर का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद. हमारे पास थोड़ा समय थैंक यू है, मैम. मैं थोड़ा सा एक चीज आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, हालांकि आप सर्जरी सुनना चाहते हैं फिर भी मैं गायनी की टीचर हूं, तो रजस्वलाचर्या मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आपके पास कोई भी पेशेंट अगर रिप्रोडक्टिव ईयर्स में या
द्वादशात ऊर्ध्व, आजकल तो वैसे 10 इयर्स में भी मेंस्ट्रुएशन ऑन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर आप जहां भी 11-12 से लेके 45, 48 या 50 तक है ना, याति पंचाशतक्षयम, उसमें सभी पेशेंट्स में रजस्वलाचर्या बताइए, क्योंकि आप सभी चिकित्सक हैं या चिकित्सक बनने वाले हैं, या कहीं भी आपका जो एक अपना एक्सपीरियंस है, तो उस रोग के साथ, चाहे वो अम्लपित्त हो, चाहे संधिवात हो, चाहे दूसरा कोई भी रोग हो, उसमें मैं समझती हूँ सर्व शरीर दोषांश ऐसे करके जो एक रेफरेंस है, डल्हन और गईदास का निबंध संग्रह और भाव प्रकाश मध्यम खंड, तीनों में ये चीज बताई है कि मेंस्ट्रुएशन फेज बहुत सारी अन्य सर्व शरीर के जो दोष है उनको भी वो दूर करता है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी उसमें इनपुट्स आ सकती है, और आप इसको फिर हमें बताइए या अपने पीयर रिव्यूड आर्टिकल में भी आप लिख के शेयर कर सकते हैं कि इस तरीके से उसमें रजस्वलाचर्या करने से ये फर्क पड़ा। मैं समझती हूँ रजस्वलाचर्या मैं इस प्लेटफॉर्म पर भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर भी आज हो सकता है कि कोई नए व्यक्ति हो पार्टिसिपेंट्स, उसके लिए मैं एक बार सिंपल से उसमें ब्रीफ कर देती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे पर सामान्य खाना जो सब्जी रोटी दाल है उसको छोड़कर अगर हम शाली चावल या लाल रक्तशाली या लाल चावल या बार्ली जौ को घी और दूध से खाए, है ना, यानी घी बुरा चावल, दूध चावल, चावल की खीर, जौ के दलिए की खीर, या जौ की रोटी पे बना के उस पर अच्छा घी लगाकर लिया जाए दूध के साथ, मीठा दूध या फीका दूध। और इसमें अगर पेशेंट बॉर्डर लाइन शुगर है, उसका HbA1c थोड़ा बॉर्डर से ऊपर जा रहा है, या कभी कभी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर उसका अच्छा नहीं आ रहा है, फास्टिंग ठीक आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में सिर्फ बार्ली जौ का उपयोग करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट अन्य शरीर की सभी मैकेनिज्म पे, नो डाउट मेंस्ट्रुएशन पे भी बहुत अच्छा आता है। और मैंने ये देखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम पेशेंट्स को जब तक रजस्वलाचर्या फॉलो करवाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और खासकर उसमें पीसीओडी, डिस्मेनोरिया, एयूबी, उसमें पिंपल्स अगर उसके कारण कहीं ना कहीं अगर नहीं ठीक हो रहे, उसमें ओबेसिटी में बहुत अच्छा रिजल्ट है ना। अभी मेरी एक पेशेंट है सतविंदर, और उसका बहुत बढ़िया, मीन्स हमने 2 साल पहले शुरू किया था उसका रजस्वलाचर्या, 1 साल 2 महीने में से 12 kg, और अभी 2 साल पूरे हो गए 20 kg, 92 से अभी वो 71 पर स्टैंड कर रही है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा फैट लॉस होता है अगर है तो। इसका मतलब ये नहीं है कि पतली व्यक्ति, पतली गर्ल या महिला और पतली हो जाएगी, नहीं, उसका वेट गेन शुरू होता है, उसकी रस्ता तो उचित बननी शुरू होती है, और कहीं ना कहीं 3 days ऑफ इनटेक ऑफ द फूड अगर हम चेंज कर देते हैं, है ना, तो हमारा जैसे 30 दिन का महीना है तो 3 दिन का खाना बदलो, और बाकी 27 दिन का जीवन भी बदल जाता है। उसमें साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा इसमें उसका इफेक्ट है, गुस्सा आना बंद, हमेशा अंदर इनर हैप्पीनेस, है ना, परिवार बड़ा है तो सभी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं, और हर काम छोटा लगता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका रिजल्ट है। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी पार्टिसिपेंट्स जहां भी प्रैक्टिस करते हैं, या महिला या गर्ल पार्टिसिपेंट्स है, वो स्वयं करके देखे पहले कि रजस्वलाचर्या क्या है, ये इफेक्टिव है कि नहीं, है ना। मैं बहुत बार जब नॉन मेडिकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में लेक्चर लेने जाती हूँ ना, जैसे यहाँ का महारानी कॉलेज जयपुर का, तो मैं उनको कहती हूँ कि बेटा मेरे पे विश्वास करना ही नहीं, करके देख लो, है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना, तो करके देखो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे पास आके मिलो। तो मुझे 26 साल में तो कोई भी मिलने नहीं आया कि मैडम आप गलत बोल रहे थे, ऐसा तो नहीं होता है, सच में होता है। और जितना गर्भिणी परिचर्या, सूतिका परिचर्या पे लोगों का ध्यान है, आजकल गर्भ संस्कार पे भी दुनिया जाग रही है, बहुत अच्छा ध्यान जा रहा है। तो हम सबको मिलके पूरे विश्व को, पूरे भारत को बताना चाहिए कि रजस्वलाचर्या
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको करने से हम इतनी अच्छी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, है ना, और बहुत सारे रोगों से बच भी सकते हैं। जो स्वस्थ से ऊर्जस्करम आर्तस्य रोगनुत, ऐसी जो हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत बताया है, उसके लिए रजस्वलाचर्या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आधुनिक समय में तो बेटा इसलिए भी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए कि बालिका की पढ़ने की जो लेंथ ऑफ द स्टडी इयर्स बढ़ रहे हैं, है ना, और कहीं ना कहीं डिले मैरिज है, और इसके वजह से फिर रिप्रोडक्टिव लाइफ में आने वाले और बहुत सारे वो हैजार्ड्स है ना, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो बहुत जरूरी है कि पूरा शरीर का सिस्टम महिला का, बालिका का स्वस्थ रहे और एबल, है ना, कैपेबल रहे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, जो आप सभी को पता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, उसका हम बहुत अच्छी तरीके से अनुवर्तन कर सकते हैं। और आर्तस्य रोगनुत भी रजस्वलाचर्या ओके करता है। तो आप थोड़ा सा दिन, 2-4 दिन मेंसिस के जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी दवाई भी दे सकते हैं। और बाद में ये रजस्वलाचर्या कंटिन्यूस शुरू रखवा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे पेशेंट्स और स्टूडेंट्स के रिलेटिव और ऐसे इस तरीके से मैंने काम किया हुआ है कि वहां मैंने बिना कुछ दिए, है ना, जैसे मेरे एक स्टूडेंट की रिलेटिव्स है, मैंने उसको बताया, वो जब दिखाने आए तो मैंने कहा बेटा ऐसा तो नहीं सोचोगे कि भाई ये कैसी डॉक्टर है, इसने तो दवाई नहीं लिखी। तो कहते नहीं मैडम नहीं सोचूंगी। 18-19 साल उम्र थी, है ना, तो ऐसे बच्चे सोचते हैं कि ये कहेगी डॉक्टर भाई, है ना। तो उसने कहा नहीं सोचूंगी। तो हमारे पास उसकी सोनोग्राफी है कि विद इन 3 मंथ्स 1 ओवरी का पीसीओडी क्लियर है। मोर्फोलॉजी उसका जो उसमें दिखाया था कि बायलेटरल पीसीओडी, बाद में एक में नॉर्मल इकोजेनिक स्ट्रोमा है और दूसरा में अभी काम चल रहा है ना। तो सच में ये बहुत अच्छी है और इसका हमें क्लिनिकली उपयोग करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि हम स्वस्थ भारतीय समाज का कहीं ना कहीं निर्माण कर सके। और 2047, है ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि भाई आजादी के अमृत काल में, अमृतकाल महोत्सव जो 2047 में आप सभी मनाएंगे, हम सभी मनाएंगे, पता नहीं हम तब तक होंगे कि नहीं, मगर मुझे लगता है कि एक अच्छे भारत का निर्माण होना चाहिए कि जहाँ बहुत सारा स्वस्थ समाज ही हो और कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद के माध्यम से उनकी सेवा कर सके। तो आज के लेक्चर के लिए मैं डॉक्टर दुष्यंत का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे थैंक यू मैम। निवेदन पर यहाँ आए। और विश्व आयुर्वेद परिषद का इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से भी धन्यवाद। आप जैसे स्पीकर साथ निभाते हैं, इसीलिए 21 नवंबर 2015 से लेके आज 446 लेक्चर तक भी ये योगदान से ये यज्ञ चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक यू मैम। जी। और आगे भी एक लेक्चर इमरजेंसी वाला भी मैं पंचकुला ब्रिगेड को पूरे को कह के रखा हुआ है कि एक तो तैयार और रख लेना। श्योर 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 मैम। जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद। सबसे अंत में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ सभी पार्टिसिपेंट्स का और आज के स्पीकर डॉक्टर दुष्यंत का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।